हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसटेट 2019 के पेपर के कॉमर्स पार्ट के 30 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 91, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन ऑफ अ सीरीज आर 10 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। सी, अगर आपको मीन और मीडियन दिया हुआ है और मोड पूछा है तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्टली अप्लाई करना है। मोड आपको कैलकुलेट करना है 3 मीडियन, मीडियन कितना है आपका 15, माइनस 2 मीन, मीन आपका है 10, 15 3 जा 45 माइनस 10 2 जा 20, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया 25। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर? Now moving on the next question, question number 92. Question number 92, which of the following statement is not true for the difference between check and bills of exchange? Not true, क्या ध्यान रखना है हमें, क्या बताना है? Not true। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ चेक मे बी क्रॉस बट नॉट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ट्रू है, चेक क्रॉस्ड होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। A check is always drawn on a banker while a bills of exchange may be drawn on anyone including a banker। यानी कि पर्सन पे भी लिख सकते हैं इसे, बैंकर पे भी लिख सकते हैं। करेक्ट है। A grace of 3 days is allowed in the case of payment of a time bill of exchange while no grace is given in case of check। तीनों के तीनों क्या है? ट्रू है। आपसे पूछा था नॉट ट्रू। A check is a negotiable and covered under the provision of Negotiable Instrument Act 1881, but the bills of exchange is not a negotiable instrument। चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों के दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ये पॉइंट नंबर 4 दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, रॉबर्ट लाउटरबिन ने 4 सी सुझाए जिनका सम्मिलित नहीं है। रॉबर्ट लाउटरबोन सजेस्ट 4 सीज विच डू नॉट इंक्लूड। उन्होंने जो सीज रेकमेंड किए हैं, सजेस्ट किए हैं, वो सीज होते हैं कंज्यूमर कॉस्ट और कॉस्ट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस। आई एम रिपीटिंग, कंज्यूमर सोल्यूशन और सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर कॉस्ट और यू कैन से कॉस्ट, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस। ये 4 सीज जो है रॉबर्ट ने गिवन दिए हैं और सजेस्ट किए हैं। तो इनमें कौन नहीं है? फोर्थ, क्रेडिट टर्म उन्होंने नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। ये क्लियर है? कस्टमर सोल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट और कम्युनिकेशन, और फोर्थ क्या है? कन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 94, Which statement is true for the difference in capital and revenue expenditure? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर फॉर शॉर्ट रन whereas the revenue expenditure are for long run। रॉन्ग है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग रन के लिए होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट रन के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डिफाइंड फॉर इंडस्ट्री whereas रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डिफाइंड फॉर फर्म। ये भी रॉन्ग है। Capital expenditure are recorded in the books of a business whereas the revenue expenditure are used not to record। Wrong है, दोनों के दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। Capital expenditure increase earning capacity of the business whereas revenue expenditure are anchored to maintain earning capacity। Option number 4 is the right answer। Clear? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए होता है? अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, और ये क्या होता है? अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए या अर्निंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओब्लिमेइंग फिडेई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओब्लिमेइंग फिडेई? क्या मतलब है इसका? अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस पॉलिसी में इसको यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? अटमोस्ट गुड फेथ। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 96. Question number 96, rectify entry का
क्वेश्चन है ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज A bill of rupees 2000 for old office furniture sold to Mr. Rajesh was entered in the sales book. सोल्ड किया है फर्नीचर और एंट्री कहाँ कर दी है? सेल्स बुक में। सेल्स बुक में किसकी एंट्री करते हैं? सेल ऑफ गुड्स। जो कंपनी के लिए गुड्स है जिसमें कंपनी डील करती है उसकी सेल को सेल्स बुक में लिखा जाता है। और एसेट की अगर सेल हुई है तो उसी पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट में इसको मेंशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुई है? सेल ऑफ फर्नीचर को सेल बुक में लिख दिया है। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज ₹2500। व्हाट विल बी द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री? सी सोल्ड किया है 2000 में और वैल्यू थी 2500, तो 500 क्या हो गया? लॉस। सबसे पहले सेल्स में शो किया है, यानी कि सेल्स अकाउंट को फालतू में क्या कर दिया? क्रेडिट। उसको सही करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट, ये रेक्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद लॉस क्या होगा? लॉस डेबिट होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, अकाउंट डेबिट टू, होना किसको चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था फर्नीचर को। क्या एंट्री होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स अकाउंट फालतू में क्रेडिट हो गया था बाय मिस्टेक, उसको डेबिट कर दिया रेक्टिफाई करने के लिए। लॉस डेबिट करना था, उसको डेबिट कर दिया, और फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, उसको क्रेडिट कर दिया, तो इसको बोलते हैं रेक्टिफाई एंट्री। सेल्स में कितना आ जाएगा? 2000, प्रॉफिट एंड लॉस में 500, और फर्नीचर में कितना आ जाएगा? 2500। देखिए कौन सी ऐसी एंट्री है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। सेल्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. Who developed a model for predicting bankruptcy by using financial ratio? फाइनेंशियल रेशो को यूज करके किसने बैंक्रप्सी प्रेडिक्ट करने का मॉडल बनाया है? किसने बनाया है वो? एडवर्ड ऑल्टमैन। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98. फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेजर कंज्यूमर प्रोटेक्शन टूल? इनमें से कौन सा मेजर प्रोटेक्शन टूल नहीं है? रिबेट, मेजर, चारों ही प्रोडक्शन प्रमोशन टूल है, कंज्यूमर प्रमोशन, लेकिन मेजर पूछा है तो मेजर में आपका ट्रेड शोज एंड कन्वेंशन नहीं आएंगे। रिबेट, कैश फंड ऑफर, ठीक है, पेट्रोनेज अवार्ड्स, टाइम प्रमोशन, ये है मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल। और अगर इनमें से हमें एक को हटाना हो तो किसको हटाएंगे? ट्रेड शो एंड कन्वेंशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू? सी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वो सिचुएशन है जिसमें लॉन्ग टर्म लोन को इंक्रीज किया जाता है जिससे कि शेयर्स की पर शेयर अर्निंग इंक्रीज हो जाए। यानी कि अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करने के लिए लोन कैपिटल को इंक्रीज किया जाता है, और यू कैन से बोरोव्ड कैपिटल इज मोर देन योर शेयर कैपिटल। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर है? किस लिए किया जाता है? ताकि अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर दे। क्योंकि आपको पता है अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है कंपनी में तो बोरोव्ड कैपिटल पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, उसका प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं होता, और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डरों को मिलेगा, और उससे ईपीएस अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। एक बेनिफिट ये होता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? इसके ऊपर क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट पेड करते हो, उसे एक्सपेंसेस दिखाते हो, उससे टैक्स रिबेट भी मिल जाता है आपको, क्योंकि आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. From the following which is not a limitation of ratio analysis? Possibility of window dressing, this is the limitation. Inherent limitation of accounting record, भी अगर accounting record गलत है तो रेशो भी गलत ही निकलेंगे। Add in planning and forecasting, भाई प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में हेल्प करती है, उसका एक एड है, तो ये उसका क्या है? बेनिफिट है, ये लिमिटेशन नहीं है। इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, लेबल चेंज, प्राइस लेवल चेंज से इफेक्टिव होती है, ये भी लिमिटेशन है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वो लिमिटेशन नहीं है, वो क्या है? उसका बेनिफिट और एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 101. येट्स करेक्शन इज रिलेटेड टू? येट्स करेक्शन किससे रिलेटेड है? येट्स करेक्शन रिलेटेड है काई स्क्वायर टेस्ट से। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102. क्वेश्चन नंबर 102. पाथ
गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय, लीडरशिप की पाथ गोल थ्योरी किसने डेवलप की है? वो डेवलप की है रॉबर्ट हॉस ने। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। पाथ गोल थ्योरी में डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को यूज किया जाता है एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई, मोटिवेट और उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। From the following, which managerial role is not a part of managerial role given by Henry Mintersburg? इनमें से कौन सा हेनरी मिंटर्सबर्ग ने जो रोल दिए हैं वो रोल नहीं है, वो रोल है प्लानर का। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उन्होंने यानी कि हेनरी मिंटर्सबर्ग ने 10 रोल दिए हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से 10 रोल हैं। पहला रोल है फिगर हेड, फिगर हेड। सेकेंड है लीडर, देन लाइजन, देन मॉनिटर, देन स्पोक पर्सन, गिवन भी है फिगर हेड स्पोक पर्सन, नेगोशिएटर ये भी गिवन है हमारे पास। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर, देन डिस्टर्बेंस हैंडलर, आफ्टर दैट रिसोर्स एलोकेटर, देखती हूँ कोई छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट गया डिसिमिनेटर, ये 10 रोल्स हैं जो किसने दिए? हेनरी मिंटर्सबर्ग ने। तो यहाँ पे पूछा था नोट, तो हमारा आंसर क्या हो गया? प्लानर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। फ्रॉम द फॉलोइंग विच एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट को कहते हैं नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लेरिकल एरर, ये पिछले पेपर में मैंने बताया था, दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक होता है क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, जिसके 2 पार्ट होते हैं, पार्शियल ओमिशन और फुल ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। तो आपसे पूछा है क्लेरिकल एरर कौन से हैं, तो ओमिशन और कमीशन क्या है? क्लेरिकल एरर। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। Moving on the next question, question number 106. What will be the arithmetic mean of the following series? Simple question है, arithmetic mean क्या होगा? Sum of observation upon में number of observation. Total करिए 13, 10, 23, 23, 7, 30, 40 और 40, 80 हो गया। Divided by 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। आंसर क्या आ गया? 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Clear? Moving on the next question, question number 107. The bird in hand argument describe the relationship between. Bird in hand argument किसमें relation establish करता है या describe करता है? Dividend and uncertainty में। Option number 3 is the right answer. Moving on the next question, question number 108. If the investment of rupees 1000 generate cash flow of rupees 1080 at the end of first year, the rate of return to equate the present value of cash flow with the cost of investment. तो क्या rate of return होगी जिससे कि 1080 की जो वैल्यू है वो 1000 के इक्वल हो जाए? तो आपको फॉर्मूला लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, या आप फ्यूचर वैल्यू का भी लगा सकते हो। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। यही होता है हमारा फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू है 1080, प्रेजेंट वैल्यू उधर मल्टीप्लाई करिए, इधर आके डिवाइड करेगी 1000। रेट हमें नहीं पता क्या है,
टाइम है 1 ईयर। सी 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया 100 से इसको डिवाइड किया 1.08, इधर +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1, क्योंकि पावर 1 है R/100। ये आ गया आपका 0.8 इज इक्वल टू R/100, यानी कि रेट क्या हो गई 8%। ठीक है, इसको करेंगे क्या बन जाएगा ये 8%। क्लियर? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 8.08 है ये। ठीक है, ये बन जाएगा 8%। 0.08 है, 100 से करेंगे 800 बनेगा, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, क्या बन जाएगा 8%। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, in India which of the following accounting standard is related to cash flow statement? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, मेयर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर यानी कि MBTI इज, MBTI क्या है? MBTI पर्सनैलिटी की टाइप्स को आइडेंटिफाई करने का एक टेस्ट है, अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 मैचिंग का है। थ्योरीज दी है और उनके थ्योरीज के ओरिजिनेटर दिए हुए, किसने वो थ्योरी इन्वेंट की थी। हायरार्की नीड थ्योरी किसकी है? अब्राहम मैस्लो, यानी कि फर्स्ट के साथ क्या आ गया कॉम्बिनेशन थर्ड। थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई किसने दी है? थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई दी है डॉगलस मैकग्रीगर, सेकेंड के साथ क्या आ गया फर्स्ट। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? फेडरिक हेल्सबर्ग, यानी कि सी के साथ आ गया फोर्थ। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी है? विक्टर वरूम, इसके साथ आ गया फिफ्थ। थ्योरी ऑफ नीड किसने दी है? थ्योरी ऑफ नीड दी है मैक्लेलैंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसके साथ आ गया। अब देखिए किसमें है हमारे, कौन से ऑप्शन में ये मैचिंग गिवन है। फर्स्ट के साथ थर्ड तो एक ही में है, फर्स्ट से ही पता चल गया है, तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, what is the difference between gross domestic product and gross national product? As I told you, gross domestic और gross national product में क्या डिफरेंस होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और ग्रोस डोमेस्टिक हो या ग्रोस नेशनल हो, उसको भी ध्यान रखना है। ग्रोस ग्रोस अगर दोनों चीजें यहाँ पे क्या है, बाकी चीजें सेम है, सिर्फ ग्रोस और नेशनल का चेंज है। तो डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक और नेशनल में चेंज किसकी वजह से होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। लेकिन अगर दोनों जगह ग्रोस ग्रोस है और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कब होता है? जब डिफरेंस किसके बीच में होता है? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट की वजह से डिफरेंस आता है। डेप्रिसिएशन जब डिफरेंस किसकी वजह से आता है? आपका डिफरेंस होता है ग्रोस और नेट की वजह से। ठीक है, ग्रोस और नेट की वजह से डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस होगा उनमें? डेप्रिसिएशन। क्लियर? मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, when the consent to an agreement is obtained by coercions, the agreement is voidable at the option of। यदि उत्पीड़न के द्वारा एक ठहराव की सहमति ली गई है तो ठहराव व्यर्थनीय हो जाता है। किस पे? अ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन, जिसका भाई जबरदस्ती लिया गया है उसके कंसेंट पे जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, ड्यू पॉइंट एनालिसिस इज रिलेटेड विथ। ड्यू पॉइंट एनालिसिस किससे रिलेटेड होता है? ड्यू पॉइंट एनालिसिस इज इक्वल टू कैपिटल एप्रिसिएशन, और इसको
बोलते हैं कैपिटल इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लायर इनटू नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर। क्या होता है? ड्यू पोर्ट एनालिसिस इज इक्वल टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल मल्टीप्लायर इनटू नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें बोला है नोट रिलेटेड कौन है? डिविडेंड यील्ड रेशियो। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बीएसटी का। द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बुक किसने लिखी थी? FW टेलर, जिनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहते हैं। और कब लिखी थी? 1911 में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। As per Indian Contract Act 1872, a promises. Contract Act 1872 के अकॉर्डिंग प्रॉमिस क्या है? An accepting offer. Option number 3 is the right answer. दर्शनी हुंडी इज सिमिलर टू। जो दर्शनी हुंडी है वो वैसे ही होती है जैसे क्या होती है? डिमांड बिल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। When MV is equal to maturity value of debt, NP net proceed, and number of year of maturity are annual interest, then the cost of debt before tax. Cost of debt before tax निकालनी है तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है cost of debt is equal to R plus MV minus NP upon N, average of MV and NP into 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कंपनीज एक्ट से। आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे इसका मीनिंग क्या होता है कंपनीज एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 120। The excess of total capitalized over the real value of long-term asset is known as। अगर आपकी टोटल कैपिटलाइज रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट से मोर है, एक्सेस है, तो उसको बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जो डेब्ट है, जो इक्विटी है, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के लिए यानी कि बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जितना कैपिटल चाहिए उससे ज्यादा इशू कर देते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन बिजनेस की नॉर्मल पेमेंट है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी कैपिटल भी नहीं है, यानी कि क्रेडिटर को पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, वो थी अंडर कैपिटलाइजेशन। एक्सेस कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी इज मोर देन प्रोडक्टिव कैपिटल, वो होता है एक्सेस कैपिटल। इसके ऊपर मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पूरा आर्टिकल डाला है जिसमें ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, एक्सेस और वाटर कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिटेल में है। आप वहां से पूरा इसका डिटेल देख सकते हैं। ये आज के 30 क्वेश्चन थे। इस पेपर के 30 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।